पर्यटन के अंतर्गत आर्थिक तंत्र को अगर हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसके लिए एक छोटा सा मैं ये चित्र बनाती हूँ। ये चित्र कुछ इस तरह से है कि पर्यटन क्षेत्र के अंतर्गत या पर्यटन के आर्थिक आयाम के अंतर्गत दो चीज़ें शामिल होती है। ये है सेवाओं की उपलब्धता, सेवाओं की उपलब्धता और सेवाओं की मांग। सेवाओं की मांग और ये दोनों आपस में अंतर संबंधित है। ये हो जाएगा पर्यटन का आर्थिक आयाम और इनका से जो उत्पादन होगा या उत्पाद होंगे वो क्या होगा? आवास, परिवहन, अधोसंरचना, और शहरीकरण। ये इसके उत्पाद हो गए। निश्चित रूप से किसी भी पर्यटन क्षेत्र में कितनी सेवाएं उपलब्ध हैं और उस क्षेत्र में जो पर्यटक, कितनी संख्या में पर्यटक आते हैं, उनकी मांग के अनुसार इन सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होती है और इन दोनों की वृद्धि होने से जो उत्पाद हमारे सामने आते हैं वह आवास के परिवर्धन में, परिवहन के रूप में, अधोसंरचना के रूप में और अंत में शहरीकरण के रूप में हमारे सामने परिलक्षित होते हैं। इस प्रकार पर्यटन के माध्यम से किसी पर्यटन क्षेत्र के समूचे आर्थिक तंत्र में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। चाहे वो किसी भी संदर्भ सेवाओं की उपलब्धता की हम बात करें, चाहे हम आवास की व्यवस्था की बात करें, चाहे परिवहन की बात करें, चाहे शहरीकरण की बात करें, सभी संदर्भों में ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। पर्यटन से प्राप्त आय की गणना को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। कुल आय बराबर n गुणित t गुणित n गुणित t गुणित e। यहाँ पर n माने पर्यटकों की संख्या, t माने पर्यटकों द्वारा व्यतीत किया गया समय, औसत समय, और ई माने होता है उनका व्यय, पर्यटकों द्वारा किया जाने वाला औसत व्यय। इस प्रकार किसी भी क्षेत्र में पर्यटन के माध्यम से कुल आय प्राप्त होती है, इसकी गणना हम कर सकते हैं। पर्यटन में धन का पुनर्वितरण होता है, रोजगार में वृद्धि होती है, रोजगारोन्मुख सुविधाओं का विस्तार होता है, रोजगारोन्मुख सुविधाओं का विस्तार होता है, अभिक्षेत्रीय विकास में वृद्धि होती है, अभी क्षेत्रीय विकास में वृद्धि होती है। इसके अलावा पर्यटन एक अदृश्य निर्यात का साधन भी है। पर्यटन एक अदृश्य निर्यात का साधन भी है। अदृश्य निर्यात का साधन मतलब सामान्य तौर पर निर्यात करने के लिए आपको टैक्सेस और
आयात के लिए टैक्सेस, सरकारी नीतियाँ, इस तरह तरह के आर्थिक पेपरबाजी सब करनी पड़ती है। लेकिन पर्यटन स्थल में क्या होता है, विदेशी पर्यटक आता है, उस क्षेत्र में जाता है, उसको जो वस्तु पसंद आती है वो अपने आप खरीद कर लेके जाता है। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की, न बायर को कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ती है। तो इस प्रकार पर्यटन जो है एक अदृश्य निर्यात का साधन के रूप में सामने आता है। इसके अलावा लघु उद्योगों के लिए सहायक। पर्यटक क्षेत्र में सामान्यतः पर्यटक जो होता है वहाँ के जो स्थानीय जो चीज़ें हैं उसके प्रति आकर्षित होता है और उसको वो खरीदता है। इससे स्थानीय जो हस्तशिल्प है या स्थानीय जो कला है उसका संवर्धन होता है। इस प्रकार इस तरह से लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। तो ये जो संपूर्ण परिदृश्य है ये पर्यटन का आर्थिक आयाम है। पर्यटन का जो दूसरा महत्वपूर्ण आयाम है वो है सामाजिक आयाम। निश्चित रूप से पर्यटन का जो सामाजिक आयाम है, सामाजिक आयाम को हम दो प्रकार से रेखांकित कर सकते हैं, एक सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच में समन्वय का पर्यटन एक सबसे अच्छा माध्यम है। पर्यटन जो है राष्ट्रों के बीच में सद्भावना को बढ़ाने में सहायक है। पर्यटन के माध्यम से ज्ञान की वृद्धि भी होती है, ज्ञान वृद्धि होती है, सद्भावना में सहायक है, संस्कृति का पोषक है। ये सब पर्यटन के पॉजिटिव आयाम है, सामाजिक आयाम है। सामाजिक आयाम के नकारात्मक पक्ष ये होता है कि वेश्यावृत्ति, सामाजिक द्वंद्व आदि जो है वो सामाजिक पर्यटन के कारण जन्म उद्भवित होते हैं। निश्चित रूप से पर्यटन के संदर्भ में या पर्यटन के बारे में हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र के पर्यटन को फ्लरिश होने में पर्यटन के संगठन का महत्वपूर्ण पर्यटन का जो संगठन होता है वह सबसे महत्वपूर्ण होता है। विश्व में पर्यटन एक समृद्ध और संगठित उद्योग बनने जा रहा है। आरंभ में यह इतना संगठित नहीं था, लेकिन अब वैश्विक स्तर पर पर्यटन के नियमों में व्यवहार के नियमन हेतु अनेकानेक 2 जनवरी 1975 में स्पेन के मैड्रिड में विश्व पर्यटन संगठन का गठन किया गया था। 1940 में इसका पुनर्गठन हुआ था और पर्यटन के आज विश्व के इस पर्यटन संगठन में लगभग 120 पूर्णकालिक सदस्य हैं और 250 जो है वह अल्पकालिक सदस्य है या संबद्ध सहयोगी सदस्य है। विश्व संगठन जो है समूचे विश्व में पर्यटन के विविध संधियों, विविध आयामों, विविध एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखता है। उसके विपणन, उसके संवर्धन, उसके विकास और उसके उन्मूलन, उसकी समस्याओं के निदान की दिशा में निरंतर यह वैश्विक संगठन प्रयासरत है। जहाँ तक भारत का सवाल है, भारत में भी पर्यटन के विविधता, संवर्धन, संरक्षण और विकास को ध्यान में रखते हुए 1963 में झा समिति के सिफारिश पर हमारे यहाँ पर होटल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना की गई। यह जो भारतीय पर्यटन विकास निगम जो है वह 1966 में स्थापित किया गया और उसके बाद में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जैसे IATA है ना, ये जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूरिस्ट एसोसिएशन, फिर उसके बाद UFTAA यूनियन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट एसोसिएशन जैसे संगठन भी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन उद्योग के विकास, उसके संभाव्यता, उसके विपणन या उद्योगों के विभिन्न विपणन आयामों को और साथ ही साथ इसके नीति नियामक को निर्धारण करने का कार्य करते हैं। पर्यटन के संगठन
या पर्यटन के आर्थिक प्रभाव या आयाम, पर्यटन के सामाजिक आयाम के साथ साथ पर्यटन का अगर एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है या पर्यटन की संकल्पना का एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, वो है उसके प्रभाव का करना। निश्चित रूप से पर्यटन के जो प्रभाव होते हैं या पर्यटन के सापेक्ष में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के प्रभाव जो है वो परिलक्षित होते हैं, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है पर्यावरणीय प्रभाव। निश्चित रूप से पर्यावरणीय पर्यटन के कारण कई स्थानों पर पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रभावित हुआ है। हम बद्रीनाथ की घटना को भूल नहीं पा रहे हैं। आज से 2 साल पहले बद्रीनाथ की घटना जो है वो हम सभी को याद है, कितनी बुरी तरह, कितने लाखों लोग उसमें प्रभावित हुए थे। इसी तरह से आज भी प्रतिवर्ष बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद लाखों लोग एक साथ हिमालय के एरिया में जाते हैं। तो इतनी अधिक मात्रा में पर्यटन जो है उस क्षेत्र के, चूँकि हम सभी जानते हैं, भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते हम सब जानते हैं कि वो हिमालय क्षेत्र एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है भूकंप और ज्वालामुखी के संदर्भ में, और आज भी हिमालयन प्लेट्स में मूवमेंट हो रहा है। तो इतने अधिक जनसंख्या का जो दबाव है वह उस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को निश्चित रूप से प्रभावित करता है। तो पर्यटन के प्रभाव में के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रभाव जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पर्यावरण, हम पर्यटन क्षेत्र के पर्यावरण को अक्सर ध्यान में नहीं रखते हैं, और बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या के कारण भी उस क्षेत्र में आवास की जो व्यवस्था है वो उसका एक्सटेंशन होता है। साथ ही साथ पर्यटकों के मनोरंजन के लिए बहुत सारे अन्य उपक्रम जो है वो उस क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं। उससे उस क्षेत्र की सामान्य जो भौगोलिक पर्यावरणीय स्थिति रहती है वह परिवर्तित होती है, और इसका सीधा परिणाम उस क्षेत्र के पर्यावरण पर पड़ता है। चाहे वो वन कटाव के रूप में अगर हम ले, आवासों का एक्सटेंशन होना मतलब वनों का कटाव होना, वनों का कटाव होना मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करना, और साथ ही साथ जैव विविधता में ह्रास भी इसी वजह से होता है। यही कारण है कि खास करके जो पर्वतीय क्षेत्रों में जैसे जैसे पर्यटन का एक्सटेंशन होता है या पर्यटन का विकास होता है, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का क्षेत्रीय विकास आर्थिक परिप्रेक्ष्य में तो ज़रूर होता है, लेकिन पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में उस क्षेत्र में निश्चित रूप से हानि होती है। पर्यटन का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रभाव है उसका वह है आर्थिक प्रभाव। निश्चित रूप से पर्यटन के आर्थिक प्रभाव को हम इस रूप से ले सकते हैं कि पर्यटन के कारण ही आर्थिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। आर्थिक प्रभाव के अंतर ये हो सकते हैं कि विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है। इसीलिए कहते हैं ना, ये एक ऐसा धुआं रहित उद्योग है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता, लेकिन विदेशी मुद्रा का अर्जन ऑटोमेटिकली होता है। दूसरा, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, साथ ही साथ आय में वृद्धि होती है। स्थानीय लोगों के आय में वृद्धि होती है, और महत्वपूर्ण है चौथा कि रोजगार के अवसर की उपलब्धता। निश्चित रूप से ट्रैवल एजेंसीज, संचार के माध्यमों को काम करने वाले आवास में, मैंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टूरिस्ट से संबंधित या टूरिज्म से संबंधित जितने भी गतिविधियां हैं उसमें लाखों लोगों को रोजगार आज प्राप्त हो रहा है। एक अनुमान है कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र में लगभग 1.2 करोड़ लोग जो है वो लगे हुए हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो इससे समझ में आता है कि पर्यटन के आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात, पर्यटन के जो सामाजिक प्रभाव है, सामाजिक प्रभाव में हमको पता है कि सामाजिक प्रभाव में निश्चित रूप से कई स्थानों पर निगेटिविटी ज़्यादा आ रही है। सामाजिक प्रभाव को हम इस तरह से
उल्लेखित कर सकते हैं कि वेश्यावृत्ति तो है ही है। आजकल लोग बाग जो है वो सभी को पता है कि मलेशिया, पटाया, थाईलैंड, जितने भी देश, उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। तो इसीलिए देखिए, आप आए दिन सब लोग थाईलैंड और मलेशिया जाते हैं। तो ये सब इसलिए भी है कि ताकि जो चीज़ें वो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ नहीं कर सकते तो वो बाहर फ्री होकर कर सकते हैं। तो यह भी एक सामाजिक संदर्भों में एक प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। इसी तरह से लास वेगास, जहाँ पर फ्री कैसीनो है, नेपाल जैसे राष्ट्र जहाँ फ्री कैसीनो है, वहाँ पर बड़े बड़े लोग या पर्यटक जो होते हैं वहाँ जाते हैं और उसका लुत्फ़ उठाते हैं। निश्चित रूप से ये जो सामाजिक बुराइयाँ हैं, और ये बुराइयाँ पर्यटन के सामाजिक प्रभाव को, नकारात्मक प्रभाव को के रूप में उल्लेखित है। इसी के अलावा जो नशाखोरी है, यह भी पर्यटन का एक सामाजिक दुष्प्रभाव के रूप में सामने आता है। और सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कोई पर्यटक जो है किसी क्षेत्र में जाता है तो वह इस बात से बिल्कुल भी उसे सरोकार नहीं रहता है, क्योंकि वह उस क्षेत्र में उसको कोई जानता है। आप अपने स्थानीय रूप में मुझे देखेगा, मैं अगर ऐसा करूँगा, गलत काम करूँगा तो मुझे ऐसा सब देखेंगे, मुझे लोग क्या कहेंगे, इस भावना से पीड़ित होता है। लेकिन जब किसी दूसरे स्थान में रहता है तो वह एक निष्फिक्र होता है, और इसीलिए वो उसकी जो इच्छा होती है आनंद की प्राप्ति के लिए, चाहे वो नशा करे, चाहे वो जुआ खेले, चाहे वो वेश्यावृत्ति करे, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है एक क्षणिक आनंद की प्राप्ति। और यही से उपजता है सामाजिक अवमूल्यन। तो पर्यटन का जो सामाजिक जो प्रभाव है, उसका जो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है सामाजिक अवमूल्यन। निश्चित रूप से सकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि दोस्ती, ये एक सकारात्मक प्रभाव है पर्यटन का। दोस्ती जो है ये हम ले सकते हैं। हम किसी पर्यटन क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ के स्थानीय लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, वहाँ की संस्कृति से हम जुड़ते हैं, तो उसको सामाजिक समरसता की जो भावना है वो उत्पन्न होती है। साथ ही साथ हम सामाजिक विकास का भी जो तंत्र है वह भी पर्यटन के माध्यम से सफल हो सकता है। तो इस प्रकार पर्यटन के जो सामाजिक प्रभाव है उसमें निगेटिविटी तो जितनी ज़्यादा है, लेकिन उससे कई ज़्यादा पॉजिटिविटी है। निश्चित रूप से पर्यटन के नकारात्मक प्रभाव, पर्यटन के उन्नयन के लिए बहुत ज़्यादा पहल करनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात है कि वहन क्षमता का हमको मूल्यांकन करना होगा। पर्यटन के विकास के परिप्रेक्ष्य में जो कुछ बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए, उसमें सबसे पहला है कि वहन क्षमता का मूल्यांकन। अगर किसी पर्यटन क्षेत्र में अगर 100 व्यक्तियों के आने की गुंजाइश है तो और वहाँ पर 1 लाख आता है, तब समस्याएं उद्भवित होती है। इसलिए किसी भी पर्यटन क्षेत्र की वहन क्षमता का मूल्यांकन करना सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात होती है, स्थानीय शैली की सुरक्षा करना, या स्थानीय जीवन शैली या संसाधनों को प्रभावित किए बिना पर्यटन स्थल का विकास। सामान्यतः पर्यटकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पर्यटन क्षेत्र में आवास, होटल्स बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। इससे कई बार विविध स्पीशीज़ का नुकसान होता है। दूसरा, निजी व्यवहार में परिवर्तन। चौथा जो है महत्वपूर्ण पक्ष है वो है उत्तरदायित्वपूर्ण विकास। उत्तरदायित्व इस परिप्रेक्ष्य में कि हम उस क्षेत्र के पर्यावरण को नुकसान भी न पहुंचाए और उस क्षेत्र की सौंदर्यता को भी बनाए रखें, और पर्यटन का मूल है आनंद, उसकी भी प्राप्ति सभी को हो। फिर 5वां और अंतिम है सामाजिक व सांस्कृतिक अनुशीलन। सामाजिक व सांस्कृतिक अनुशीलन के प्रति संवेदनशीलता।
हम पर्यटन क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं उसको बना के रखें और तदनुसार प्रबंधन करें, तभी हम किसी भी पर्यटन क्षेत्र का समन्वित या समूचा विकास कर सकते हैं। इस संदर्भ में पर्यटन नीति, पर्यटन क्षेत्र का नियोजन एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। पर्यटन क्षेत्र के विकास दूसरे निषेधात्मक परिणामों को रोक लगाने के लिए पर्यटन का नियोजन अत्यावश्यक होता है। 1950 तक भारत में परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत पर्यटन विकास के संदर्भ में कार्य किए जाते थे, लेकिन उसके 1965 में भारत में पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। उसके बाद योजना आयोग द्वारा पर्यटन को अत्यंत प्रोत्साहन दिया गया। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत, पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यटन विकास के संदर्भों को, पर्यटन विकास को भी स्थान दिया गया। 1982 में पर्यटन को एक उद्योग का दर्जा मिला और 1986 में योजना आयोग में राष्ट्रीय पर्यटन समिति की स्थापना की एवं पर्यटन उद्योग की विशिष्ट आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन वित्त निगम की स्थापना की। पर्यटन के विकास पर बहुत सारे सुझाव इस पर्यटन विकास निगम के द्वारा दिए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है सड़क मार्गों का विकास। सड़क मार्गों का विकास, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र तक पहुंच जो होती है वह सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। सड़क मार्गों का विकास, और दूसरा जो पुराने जो महल है, हवेलियां हैं, उनको संरक्षित रखते हुए उनका वर्तमान अतिथि गृहों या उच्च आवास गृहों में परिवर्तन। इसके अलावा ट्रैवलिंग एजेंसियों की सुविधाओं को उपलब्ध कराना और रेल मार्गों, वायु मार्गों का विकास और व्यक्तिगत एवं अतिथि गृहों के माध्यम से आवास की सुविधाओं को पूर्ण करना। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय कार्य आयोजना 1992 में आयोजित की गई या आखी गई, जिसमें राष्ट्रीय विरासत एवं पर्यावरण के संरक्षण के साथ भारत में पर्यटन विकास को महत्व दिया गया। पर्यटन उत्पाद की विविधता को पर प्रकाश डाला गया। विश्व पर्यटन में भारत के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत में पर्यटन के विकास के विविध आयामों पर बारीकी से ध्यान दिया गया और घरेलू पर्यटन, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के साथ साथ घरेलू पर्यटन पर भी विकास किया गया या घरेलू पर्यटन के लिए कार्य किया गया। रोजगार के अवसर में वृद्धि की गई। क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अनन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए और आज तो हम देखते हैं कि लगभग अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन जो है वह भारत में पर्यटन के माध्यम से होता है। लगभग 2440 करोड़ रुपए की जो आय है, विदेशी मुद्रा जो है, वह हमको पर्यटन से पहले प्राप्त होती थी, अब वह बढ़कर 10,000 करोड़ के आसपास हो गई है। निश्चित रूप से इतना समृद्धशाली, इतना संवर्धित जो पर्यटन उद्योग है, इसके नियमन, इसके व्यवस्थित नियमन, इसके प्रबंधन के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। प्रत्येक राज्य सरकार को, प्रत्येक राष्ट्र को इस दिशा में कार्य करना पड़ेगा। अगर हम पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक तीनों को समन्वित रूप से अगर हम संचालित करें, नियमित करें, संवर्धित करें, तो पर्यटन निश्चित रूप से किसी राष्ट्र विकास का एक समृद्धशाली माध्यम हो सकता है। नमस्कार।